Hello everyone, welcome to CBSE Booster. This is Inda Khan, your own teacher and mentor. So हमने अपना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है. अब आज हमारी उसकी सेकंड क्लास है. ठीक है, हमने क्या क्या समझ लिया है. हमने हेरिडिटी समझ ली है, हमने वेरिएशन समझ लिया है, क्या होता है जेनेटिक्स, क्या होता है और उसकी जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं. ट्रेड्स क्या होते हैं, अक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स में डिफरेंस क्या होता है ना. और जो भी बेसिक टर्म थी वो मैंने पहले ही बता दी. ठीक है, एलील्स, जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन, होमोजाइगस, हीट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, सब. ठीक है, जिसने नहीं देखी वो लास्ट वीडियो देख ले अपना बेसिक क्लियर करके, फिर आज की वीडियो को देखे. अब हम लोग आगे आज समझेंगे क्या, मेंडल का एक्सपेरिमेंट. ठीक है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, किस बेसिस पे था, क्या उनके रिजल्ट्स थे, ये सब. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. सो मेंडल कौन थे, पहली बात ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे. कौन थे, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे मेंडल. ग्रेगर मेंडल इनका नेम है. ठीक है, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने पहले ही बात समझने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि हमें क्यों पढ़ना है. जैसे लास्ट क्लास में हमने समझा कि ट्रेड्स जो है वो इनहेरिट करता है ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स की. ठीक है, ट्रेड्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैंने बताया है. मतलब आइज़ का कलर कैसा होना चाहिए, बाल कैसे होना चाहिए, ये सब वो अपने पेरेंट्स से तो इनहेरिट करता है ना. तो ये जो ट्रेड्स होते हैं इनकी जो इनहेरिटेंस होती है ये तो हमने समझ ली होती है. अब बट इसका कोई एक बेसिस तो होगा ना, किस बेसिस पे ये होती है. मान लो कि पेरेंट्स में फादर टॉल है, मदर की हाइट थोड़ी कम है. ठीक है, शॉर्ट है वो, जिसे कहना चाहिए एकदम ड्वार्फ तो नहीं. तो क्या होगा, फिर क्या चांस है कि भाई बच्चे में कैसा फीचर आएगा. दोनों ही हैं ट्रेड्स तो प्रेजेंट. क्या होगा उसमें, क्या होगा, ये बातें सब डिसाइड करने के लिए कि क्या आएगा, या आइज़ का कलर दोनों का डिफरेंट है तो कौन सा आइज़ का कलर आएगा. तो ये बातें सब समझने के लिए कि ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, किस बेसिस पे जो ट्रेट आता है, क्या रीज़न रहता है उसके पीछे, उसकी वजह से मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया. और उसी से ही हमें सब कुछ पता चल पाया कि कैसे ट्रेड्स इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो ये रीज़न है इसके पीछे. सो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा किस पे, एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने पी प्लांट पे. पी आप जानते हो, मटर है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पी प्लांट को पाइसम सटाइवम भी कहते हैं. किसमें, साइंटिफिक लैंग्वेज में. पी प्लांट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम. ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है. इस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा. इस पे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों करा, ऐसा इसके अंदर क्या था, है क्या रीजंस थे कि इन्होंने इस पे ही एक्सपेरिमेंट करना समझा, पी प्लांट पे अच्छा समझा. क्यों करा इन्होंने ऐसा, क्योंकि इनको कोई ऐसी चीज़ को स्टडी करना था कि ये कम टाइम में इनका रिजल्ट, इनका आउटपुट ज़्यादा आ पाए. किसी ह्यूमन बीइंग को अगर लेके चलते तो वो भाई खुद भी ह्यूमन बीइंग थे, तो ऐसा तो था नहीं कि वो अनंत थे, अमर थे, कि हमेशा ही रहते. पता चले किसी ह्यूमन बीइंग पे करते करते वो खुद ही चले जाते तो स्टडी अधूरी रह जाती है ना. इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने चूज़ करा क्या, प्लांट, पी प्लांट. पी प्लांट को उन्होंने इसलिए चूज़ करा, ये भी क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है ये, कि भाई पी प्लांट को चूज़ करने के क्या रीज़न है. एक तो सबसे पहली बात, लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट है. ठीक है, शॉर्ट साइकिल लिख दिया मैंने, लाइफ रह गया, शॉर्ट लाइफ साइकिल. ठीक है, लाइफ साइकिल इनकी शॉर्ट होती है. ठीक है, तो जल्दी कम टाइम में ये क्या कर सकते हैं, इसके बेनिफिट की वजह से ये काफ़ी जनरेशन्स को, है ना, स्टडी कर सकते हैं. मैनी जनरेशन्स को ये स्टडी कर पाए इसकी हेल्प से. उसके अलावा क्या होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन के अलावा इसमें ये है, और इसके अंदर क्या खासियत है, और इसकी खास बात ये है, ये एनुअल प्लांट है ना, एनुअली होता है. इसकी वजह से क्या होता है ना, ऑफस्प्रिंग्स जो है, मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे. जितने प्रोड्यूस होंगे उतना ही उनको स्टडी करने में आसानी रहेगी. ठीक है, मोर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड. फिर और क्या रीज़न है,
और रीज़न ये है कि इसमें इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन भी करा लिया और क्रॉस पॉलिनेशन भी करा लिया, ठीक है। क्या रीज़न है और कि ये सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही इन्होंने इसमें करा पाए, इसलिए इन्होंने इसको प्रीफर करा, ठीक है। इसकी वजह से भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन्स देखने को मिली, उस पर स्टडी कर पाए, उसी से ये अपनी एक थीसिस टाइप तैयार कर पाए उसी के बेसिस पे। और क्या रीज़न रहा इसके पीछे, इन्होंने ऐसा क्यों करा कि इसी को लिया पी प्लांट को, और इसलिए लिया कि इसके 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। क्या थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। ट्रेट्स पता चल गया है आप लोगों को क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे, मतलब अलग अलग टाइप के ट्रेट्स कि भाई किसी मटर का येलो कलर है, किसी का ग्रीन है, ठीक है। ये कोई राउंड है एकदम, कोई रिंकल्ड है, किसी की सीड अलग शेप की है, किसी की अलग है, किसी का जो पॉड है जिसमें वो होता है वो अलग अलग शेप का है। तो कई इस तरह के उसके फीचर्स थे, कितने 7। तो ज़्यादा वैरायटी थी उसमें, ज़्यादा ट्रेड्स थे, इसलिए भी इन्होंने इसको प्रीफर करा लेना। तो ये सारे इसके रीजंस हैं कि क्यों इन्होंने पी प्लांट को ही, पाइसम सटाइवम को ही चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। अब इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट कराया तो इन्होंने डिफरेंट वैराइटीज से इसकी ब्रीड कराया, मतलब पॉलिनेशन कराया इन्होंने एक दूसरे के साथ, सेल्फ भी हुआ क्रॉस भी हुआ। किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, क्या इनके बेसिस रहे, ये अब हम आगे समझेंगे। इसमें क्या है, इन्होंने एक बार तो एक ही ट्रेट को, सिंगल ट्रेट को लेकर ये चले। जैसे कोई भी ट्रेट ले लिया इन्होंने, मान लो हाइट ले ली, ठीक है, टॉलनेस, डॉफनेस, हाइट को ले लिया, तो उन्होंने हाइट के अकॉर्डिंग ही 2 पी प्लांट को आपस में फ्यूज़ करवाया, ठीक है। तब क्या रिजल्ट आया, तो जब इन्होंने सिंगल ट्रेट यूज़ करा तो उस इनके कॉम्बिनेशन को कहा गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि मोनो का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, सिंगल ट्रेट को यहाँ पर स्टडी करा गया, इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड बोला गया। और जब इन्होंने 2 ट्रेट्स लिए, मान लो इसी में जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, जैसे क्या, रिंकल्ड और राउंड, तो उसको डाईहाइब्रिड बोला गया, ठीक है। तो वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी हमारे लिए क्या समझना इंपॉर्टेंट है, इतना आपको समझ में आ गया उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, किस पे किया, उसका क्या नेम है, और उसी को ही क्यों लिया उन्होंने, क्या रीज़न रहा उसको लेने के लिए कि पी प्लांट को ही चूज़ करा। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, क्या, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो हैं इनको हमने समझना है, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो पिक्चर में, तो ये जो हैं आपके 7 डिफरेंट इनको हमने समझना है। सो ये जो टेबल है ना, इसमें आप देख सकते हो, इसमें अलग अलग लिखा है डोमिनेंट ट्रेट्स और रेसेसिव ट्रेट्स। तो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं और रेसेसिव क्या। डोमिनेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक है। कब एक्सप्रेस कर पाएँ, चाहे रेसेसिव ट्रेट प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, फिर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, वो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। और रेसेसिव ट्रेट्स सिर्फ अपने आप को डोमिनेंट ट्रेट्स की एब्सेंस में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। मतलब जब डोमिनेंट ट्रेट नहीं होगा तभी बेचारे वो अपने आप को दिखा सकती हैं, डोमिनेंट ट्रेट के आगे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। डोमिनेंट का मतलब ही है कि भाई दबदबे वाला है ना, भारी भरकम टाइप, तो उसके आगे जैसे होता नहीं, भारी भरकम लोग होते हैं कुछ ज़्यादा वैसे वाले स्ट्रॉन्ग टाइप, तो कोई अगर हल्का फुल्का होता है उनके आगे बोलता नहीं है जब तक वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब वो वहाँ से अगर हट जाए, चला जाए, तो फिर भी वो अपने आप को निकाल सकते हैं, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को जो दबी हुई थी डर की वजह से, वो एक्सप्रेस हो जाती हैं उन हल्के फुल्के लोगों की भी। तो उसी टाइप से आपका ये है कि डोमिनेंट ट्रेट्स जो हैं वो अपने आप को, चाहे रेसेसिव प्रेजेंट हो या ना हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। और रेसेसिव ट्रेट्स जो होते हैं वो अपने आप को सिर्फ कब, एब्सेंस में डोमिनेंट ट्रेट की एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डोमिनेंट ट्रेट है उस पी प्लांट का, वो एक्सप्रेस होगा। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो कि ये येलो और ग्रीन होती हैं, तो येलो यहाँ पर देखो किस में है, येलो है आपका डोमिनेंट ट्रेट में। तो मान लो अगर हमने येलो और ग्रीन इनके बीच में क्रॉस कराया, तो ये हम कराएंगे तो बहुत चांसेस क्या हैं, डोमिनेंट वाला कौन है, येलो, कि जो ऑफस्प्रिंग हो वो येलो कलर के
हों। क्यों, किस वजह से? क्योंकि इसमें येलो डोमिनेंट होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है वो प्रेजेंट मगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं हो कर पाएगा, किसकी वजह से? डोमिनेंट की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि वो रेसेसिव है, ठीक है। तो ये होता है आपका इस तरीके से। अब ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे समझेंगे अपना क्या, कि भाई आगे हमने मोनोहाइब्रिड पढ़ना है। तो मोनोहाइब्रिड या डाई हाइब्रिड पढ़ने से पहले उसमें वर्ड्स आएंगे, वैसे तो मैंने ज़्यादा टर्म्स सब एक्सप्लेन कर ही दिए थे। उसमें आएगा आपकी जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये क्या होती है? तो उससे पहले हम इसको भी समझ लेते हैं। देखो F1 जनरेशन क्या होती है? मान लो दो हमने अलग अलग जनरेशन्स को, क्या अलग अलग, सॉरी प्लांट्स को, प्लांट सेम है, अलग अलग उसकी फॉर्म्स को हमने फ्यूज़ कराया, ठीक है, उनमें पॉलिनेशन कराया। तो वो पॉलिनेशन जो हम पहला कराएंगे वो कैसा होगा? वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। वो क्या होगा? वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद ये जो आपकी आएगा पहली जनरेशन, यही पहली जनरेशन आपकी क्या कहलाएगी? F1। क्यों? इसमें हमने जो क्रॉस पॉलिनेशन कराया है, क्रॉस पॉलिनेशन का ये रिजल्ट है। ये डिफरेंट आपके फॉर्म्स में हुई है। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, इधर लिया हमने, तो हमने यहाँ पर ली क्या? एक हम ले लेते हैं प्योर टॉल, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम यहाँ प्योर डॉर्फ। प्योर का मतलब समझते हैं, यहाँ प्योर इम्प्योर वो वाला नहीं है केमिस्ट्री वाला। यहाँ प्योर का मतलब है कि मतलब प्योरली टॉल, ठीक है। इसमें देखो कहीं भी रेसेसिव छुपा हुआ नहीं है। जैसे छुपे हुए भी ट्रेड्स होते हैं ना जो एक्सप्रेस नहीं हो पाते, बट ये प्योरली टॉल ही है। और ये प्योरली ड्वार्फ है क्योंकि इसमें कहीं से कहीं तक भी क्या है? कोई भी टॉल वाला कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। सॉरी। सो हमने यहाँ पे प्योर टॉल ली, प्योर ड्वार्फ ली। अब जब हम इन दोनों को लेंगे, अब हम इनका क्या कराएंगे? अब इन दोनों का हम कराएंगे क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। यही मैंने बोला कि जो ये है प्लांट्स, इसको जब हम पहली बार कराएंगे तो हम इसका क्या कराएंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। अब हमने इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद क्या हुआ? अब हम इसमें देखते हैं कि देखो आपस में दोनों मिलके क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम थोड़ा इसको इरेज आउट करते हैं। ठीक है, क्या बोला कि हमने लिया यहाँ पे प्योर टॉल और यहाँ लिया हमने प्योर शॉर्ट। अब ये बताओ, इसका टॉल इसके साथ मिक्स करेगा तो क्या बनाएगा? एक वैरायटी ये बनी, और क्या बनी? क्या है इसका? ये आपका, इसको क्या बोलते हैं? जो हमें दिखता है, जो हमें दिखता नहीं है, ये उसका कोड है। ये हमारा इसका है जीनोटाइप, और वो टॉल है, टॉलनेस उसकी फिनोटाइप। तो पहला आपकी ये बनी, ठीक है। सेकंड इसका इसके साथ हम कराएंगे, ठीक है, सेकंड वाले का, तब भी यही हुआ, ठीक है। फिर फर्स्ट वाले का आगे वाले के साथ कराएंगे, तब भी क्या फॉर्म हुआ? टॉल वाला एंड डॉर्फ वाला। फिर इस वाले का हम इसके साथ कराएंगे, तब भी क्या फॉर्म हुआ? एक टॉल और एक डॉर्फ वाला। देखो आप, ये कितने आ गए आपके? 4 आ गए। तो ये कैसे हुआ? ये हमने यहाँ पे कराया दो अलग अलग प्लांट्स का क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। अभी हमने करा लिया। अब ये जो हमें मिली, यही हमारी क्या है? यही है हमारी F1 जेनरेशन। क्या समझ में आया? F1 जनरेशन क्या है? जो आप दो प्लांट्स को जब आप उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो पहली जनरेशन आएगी, वही F1 जनरेशन कहलाएगी, ठीक है, समझ में आया? अब ये F1 जनरेशन है। अब इन्होंने क्या करा आगे? जो यही आए, इन्हीं का, दोनों भाई भाई या बहन भाई का आपस में ही फिर से पॉलिनेशन कराया। अब यहाँ पे ये जो पॉलिनेशन होगा, इसको हम लोग क्रॉस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर इसको बोला गया क्या? इसको यहाँ पर नाम दिया गया सेल्फिंग या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्यों ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि ये दोनों एकदम इंटायरली सेम है, ठीक है, देख लो इनका जो जीनोटाइप है एकदम सेम है, इसलिए इसको सेल्फिंग या सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोला गया। और इनके इस फर्टिलाइजेशन से जब इनको आपस में पॉलिनेट कराया गया, तो जो जनरेशन फॉर्म हुई
वो जनरेशन आपकी नेक्स्ट क्या F2 जनरेशन कहलाई। क्या कहलाई? F2 जेनरेशन। और इससे हमें पता भी चल गया यहाँ पे हमारे सारे क्या हैं, सब में टी है, तो ये टी डोमिनेंट है, तो ये सारी वैरायटी किसकी थी? ये टॉल वाले प्लांट्स की थी। ठीक है, इनका फिनोटाइप क्या था कि ये टॉल है, और जीनोटाइप सबका यहाँ पर सेम था। उसके बाद सेल्फिंग हुई, इसमें देखो किस तरह से फॉर्म हो रहा है। इसमें पहला ये टी, मान लो ये इधर से हुआ तो ये हो गई आपकी टी। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसी को ले जाओ इधर कर दो, तो ये फॉर्म हुई आपकी कैसी? टी, और ये डॉर्फ टी। फिर सेकंड को लो, इसको इससे कराओ, तो ये हो गया आपका, ये लिखते हैं बट इसको अच्छा नहीं लगता है, एक सिस्टमैटिक वे में ऐसे ठीक लगता है। ये भी हुआ आपका क्या? टी। फिर आपने लास्ट में फाइनली इन दोनों को कर दिया, दोनों डॉर्फ वालों को, तो आपको क्या मिला? ये वाला टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या वैरायटी है। यहाँ पर एक है जिसमें दोनों ही डोमिनेंट है, डोमिनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा आपका ये है टी, एक स्मॉल एक डॉर्फ, ये भी इसी की तरह है, तो इसको भी यही नाम दे रहे हैं फिलहाल। और ये हो गया आपका थर्ड वन। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें दोनों ही आपके कैसे हैं? डॉर्फ है। तो ये अलग अलग वैरायटी किससे? सेल्फिंग के थ्रू मिली। तो ये जनरेशन जो मिली इसका नाम है F2 जनरेशन। ये ऐसे जनरेशन है जो हमें क्रॉस से नहीं, सेल्फिंग से, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से मिली। ठीक है, तो ये आपने देखना। अब इसमें क्या है? इसमें ये देखो कि यहाँ पर ये स्मॉल टी प्रेजेंट था, वहाँ पे फादर और मदर मान लो अगर वो है तो वहाँ पर स्मॉल टी प्रेजेंट था, मगर वो इस जनरेशन में अपने आप को क्या करा? उसने इस जनरेशन में अपने आप को वो यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, तो यहाँ सब टॉल रह गए। अच्छी बात है, खुश हो गए। बट उसके बाद जो जनरेशन आई उसमें 3 तो ठीक हो गए, बट उसमें से एक अब उसका वो रेसेसिव ट्रेट जो छुपा हुआ था वो निकल कर उजागर होकर बाहर आ गया, और ये शॉर्ट रह गया, छोटा रह गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये है आपका F1 F2 जनरेशन। समझ में आ गया? ओके, अब हम लोगों ने समझ लिया मेंडल का एक्सपेरिमेंट किस पे किया, क्यों किया, क्या रीज़न था, कैसे कैसे क्रॉस होते हैं, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड। अभी हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, एक बेसिक बता दिया है। ठीक है, बाकी आपको मैंने ये बता दिया है कि ये आपके कैसे ये सब आपस में T1, टी, स्मॉल टी और टॉल टी, इसको मिक्स करके आपकी जो जनरेशन फॉर्म हुई F1 F2 वो क्या होती है। ठीक है, ये बता दिया है। अब ये सब उन्होंने कर ली, ये सारी स्टडी कर ली। ये सब स्टडी करने के बाद उनको क्या रिजल्ट मिला, उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ लॉज बनाई। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया, जो ये है आपका ये टॉल टी और वो डॉर्फ वाला, इसके बीच में जो क्रॉस करके दिखाया, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा अभी मैंने बिल्कुल कराया है। जब हमने इनको कराया, पहली है ना ये फर्स्ट जनरेशन फॉर्म हुई, और अभी बताया था फर्स्ट जनरेशन कैसी होगी। फर्स्ट जनरेशन जो होगी आपकी किस टाइप की होगी, कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी मैंने बताया है फर्स्ट जनरेशन जो आपकी फॉर्म होगी तो उसमें क्या होगा, तो ये आपके चारों जो होंगे वो इसी टाइप से फॉर्म होंगे। ठीक है, ये उनका क्या रहेगा? ये रहेगा उनका जीनोटाइप, और वो है क्या? इसमें डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी, तो ये इनका फिनोटाइप है कि ये सब टॉल है। ठीक है, इसी के बेसिस पे उन्होंने लॉ बनाई। 3 लॉज उन्होंने क्रिएट करी, जिसमें अभी हम पहली लॉ समझ रहे हैं, उसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, क्या नाम है उसका? लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर से वही वर्ड पकड़ना है, डोमिनेंस मतलब डोमिनेट जो करे, है ना। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग यही बात कही गई है कि जो इसमें जब हम पेरेंट्स में सबसे पहले क्रॉस कराएंगे, तो जो क्रॉस कराएंगे हम 2 प्लांट्स में, तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन फॉर्म होगी, बट वो दोनों कैसे होंगे पेरेंट्स? ये कंडीशन है कि वो प्योर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, प्योर टॉल, मतलब दोनों ही ट्रेट्स इसमें टॉल वाले हैं, और प्योर डॉर्फ। ठीक है, ये इनकी सिचुएशन होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन होगी, दोनों प्योर फॉर्म में है अपनी, तो जो भी इनकी पहली जनरेशन फॉर्म होगी वो डोमिनेंट वाले का कैरेक्टर लेकर फॉर्म होगी। क्या बोला? जब पेरेंट्स जो हैं वो प्योर फॉर्म में हैं, तो जो ट्रेट्स जब उनको क्रॉस कराया जाएगा तो वो ट्रेट जो डोमिनेंट होगा वो ट्रांसफ़र होगा बच्चे में, ऑफस्प्रिंग में। मतलब यहाँ पे क्या डोमिनेंट ट्रेट क्या है? कैपिटल टी, और कैपिटल टी होता है टॉलनेस के लिए, इसीलिए इसका फिनोटाइप कैसा आया?
टॉल आया, ठीक है। तो इसका फिनोटाइप क्या है कि ये टॉल है। जीनोटाइप में इसके हैं दोनों, बट वो छुपा हुआ है, वो रेसेसिव है, ठीक है। और जो हमें दिखा सामने से फिजिकल अपीयरेंस वो उसका टॉल दिखा। तो ये कहती है क्या आपकी लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके बेसिस पे उन्होंने ये लॉ क्रिएट करी, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि अगर हम प्योर फॉर्म ले रहे हैं पेरेंट्स की, तो जो हमारे इसमें जनरेशन में आएगा फीचर वो क्या आएगा, डोमिनेंट वाला ट्रेट आएगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम डोमिनेंस रखा गया है। अब इसी की हमारी जो है वो नेक्स्ट है लॉ ऑफ क्या, सेग्रीगेशन। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया, इजी था इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। डोमिनेट मतलब जो डोमिनेंट होगा एलील वो अपने आप को शो करेगा आपकी इस जनरेशन में, ठीक है, कि वो टॉल है। यहाँ पे टॉल आपका जो था वो कैसा था, डोमिनेंट ट्रेट था, तो वो आपका शो हुआ, ठीक है। ये थी आपकी डोमिनेंस। अगली लॉ उन्होंने किस बेसिस पे दी, अब उन्होंने यहाँ तक पढ़ा और यहाँ तक मैंने बताया था ये क्या थी, ये थी F1 जनरेशन, है ना। इसलिए मैंने आपको पहले वो एक्सप्लेन कर दिया था ताकि ये समझ में आ जाए। अब इसके आगे इन्होंने क्या करा था, बताया था ना कि इन दोनों के बीच में इन्होंने क्या कराई थी, सेल्फिंग कराई थी। मान लो इसमें से दो लिए, इनकी उन्होंने क्या कराई, सेल्फिंग कराई। इसको क्रॉस नहीं बोला गया था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोला गया था, अभी बताया था मैंने। जब इन्होंने सेल्फिंग कराई थी तब कैसे ट्रेट्स आए थे, किस तरह से ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म हुए थे, तब आपके क्या थे, इसमें दो, ध्यान होगा आपको, दो टॉल थे। जब आप करके देखोगे तो यही आएगा। फिर एक टॉल, एक ये, सेपरेट कर लो इनको, फिर एक टॉल ये, और फिर उसके बाद डॉर्फ डॉर्फ, ठीक है। ये फॉर्म हुए ना आपके, और ये क्या थी, F2 जनरेशन थी, ठीक है, ये फॉर्म हुई। अब इसी के बेसिस पे ही इन्होंने अगली लॉ दी जिसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ये लॉ क्या कहती है, ये लॉ ये कहती है कि जो एलील्स होते हैं, ये आपके एलील्स हैं, ये मैंने एक्सप्लेन करे थे ना कि किस किस तरह से एलील क्या होती है। जीन आपका एक पर्टिकुलर बताएगा कि हाइट के बारे में, अब वो टॉल है, शॉर्ट है, डॉर्फ है, ये आपका क्या बताता है, एलील। तो यहाँ पे जो एलील्स हैं इनका जो पेयर है ये भी अपने आप को, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमेट्स फॉर्म होंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा, ठीक है, पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो जब ये मियोसिस के थ्रू सेल डिवीजन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो ये जो पेयर ऑफ एलील्स होते हैं ये भी अपने आप को सेपरेट आउट कर लेते हैं इस टाइम पे, ठीक है, डिवीजन के टाइम पे। क्यों करते हैं, ताकि एक एलील जो है वो हर एक गैमेट में पहुंच जाए, ठीक है। मतलब सारे गैमेट में जो है अलग अलग आधा आधा डिवाइड हो जाए, हर एक आपका एलील जो है वो ईच गैमेट में पहुंच जाए, इसलिए ऐसा होता है। तो ये अपने आप को खुद भी सेग्रीगेट करते हैं, ये कहती है। और इसी की ही वजह से ये ऐसा कर पाए, तभी हमारा यहाँ तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर शो हो गया है ना। F1 में उसने खाली डोमिनेंस के बारे में बताया इस लॉ ने, इसी से ये प्रूफ हुआ कि जब हम अगर आगे इसको करते ही नहीं तो हमें कैसे पता चलता कि देखो भाई लास्ट में जाके ये रेसेसिव वाला भी एक्सप्रेस कर गया अपने आप को। ये हमें तभी तो पता चला जब हमने इसको आगे सेल्फिंग कराई इसकी। इसी के बेसिस पे ये लॉ है आपकी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तभी आपका ये डॉर्फ वाला फीचर एक्सप्रेस हो पाया। और इसमें क्या होता है, एक बात इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि इसमें ना रेशो पूछे जाते हैं, ठीक है, कि फिनोटाइपिक रेशो क्या है और जीनोटाइपिक रेशो क्या है। फिनोटाइप जीनोटाइप तो मैंने बता दिया, पता है आपको, फर्स्ट है फिजिकल, फर्स्ट है फिनोटाइप। जो दिख रही है टॉल है, निकल के आया टॉल, टॉलनेस फिनोटाइप हो गए, और ये जो सारे कोड्स हैं उसके ये हैं जीनोटाइप, ठीक है। तो अब इसका बताओ फिनोटाइपिक रेशो क्या होगा, ये बताओ कि ये टी दोनों हैं डोमिनेंट, तो ये कैसा होगा, टॉल होगा ना, ठीक है, ये भी टॉल है। फिर ये है, इन दोनों में कौन डोमिनेंट है, ये भी कैपिटल टी, तो ये भी टॉल आएगा। और ये यहाँ पे भी ये तो ये भी टॉल आएगा। और ये यहाँ पे दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं, दोनों रेसेसिव ट्रेट है, तो यहाँ क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा। अब बताओ यहाँ पे कितने टॉल वाले हुए आपके, टॉल हुए आपके 3, ठीक है। और रेशो में S2 लगता है, पता ही है आप लोगों को, मैथ्स पढ़ते हो, ठीक है। और ये आपका कितना है, डॉर्फ वाला, ये है 1। तो ये इसका हो गया क्या, फिनोटाइपिक रेशो, मतलब 3 टॉल और 1 डॉर्फ, ठीक है। ये इसका क्या है, ये है इसका फिनोटाइपिक रेशो, कि मतलब भाई 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है,
डॉर्फ है मतलब, ठीक है। और इसी का हम दूसरा बताएंगे कौन सा, हमारा जीनोटाइपिक। तो जीनोटाइपिक कैसा हुआ, देखो यहाँ टी टी एक है, दोनों में डोमिनेंट टी एक बार है, एक बार डोमिनेंट एक बार रेसेसिव, ठीक है, सेकंड नंबर हुआ ये, इसको दे दिया। फिर एक बार डोमिनेंट एक बार रेसेसिव, फिर इसको भी हम यही मान सकते हैं ना, इसको अलग लिखने की जरूरत नहीं, दो हैं ये। तो दो कैसे हैं, एक तो दोनों डोमिनेंट वाला है इस टू, दो एक डोमिनेंट एक रेसेसिव वाला है, दो हो गए, और लास्ट में एक आपका दोनों रेसेसिव वाला है। तो ये आपका क्या हुआ, ये जो आपका आया, ये आया आपका जीनोटाइपिक रेशियो। ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, कोई ऐसी इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, इजी है एकदम। अभी आपको देखो निकालना आराम से बता दी कैसे कैसे क्रॉस हुआ, एक एक करके पहले एक को उठाना, उसको दोनों से कराना, उसका पेयर आएगा, फिर दूसरे को उठाना, उसको दोनों से कराना, ऐसे आपकी F1 जनरेशन आ गई, ठीक है। और ये डोमिनेंस वाला जब बता दिया उसने क्या, कि जब दोनों प्योर फॉर्म में हो पेरेंट्स, तो इस तरह का जो डोमिनेंट ट्रेट है वो अपने आप को ऑफस्प्रिंग में शो करेगा। ये जनरेशन क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन कहलाएगी। फिर ये जो आ जाएंगी इनके बीच में सेल्फिंग कराई जाएगी, क्रॉस हो नहीं सकती क्योंकि ये सेम ही कैटेगरी के हैं, भाई भाई टाइप है, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ इनके बीच में, जब ऐसा हुआ तो जब हम इनकी पेयरिंग करेंगे तो इस तरह की हमारी ये आएंगी निकल के ऑफस्प्रिंग्स, तो ये जनरेशन हमारी F2 कहलाएगी। इसमें आपके ऐसे 3 टॉल आएंगे, एक डॉर्फ आएंगे, और ये जो हम इसको 3:1 रेशो की फॉर्म में दिखाएंगे तो वो हमारा इसका क्या कहलाएगा, फिनोटाइपिक रेशो कहलाएगा। और इसी को ही जब हम इस तरह से दिखाएंगे कि भाई ये 1 जीनोटाइप इसका 1 टॉल वाला है, 2 आपके टॉल और डॉर्फ मिक्स वाले हैं, और एक आपका कैसा है, एक आपका दोनों डॉर्फ वाला है, तो इसको हम 1:2:1 के रेशो में दिखाएंगे, तो ये जीनोटाइपिक रेशो है, ठीक है। समझ में आया, इतनी बात थी। अब दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गई, अब इसको मैं इरेज करती हूँ, ठीक। तो ये दोनों हमारे हो गए क्या, 2 हमारे लॉज। तीसरी लॉ इसलिए नहीं बताई है क्योंकि अभी डाईहाइब्रिड बताई नहीं है, ठीक है। ये मोनोहाइब्रिड के अकॉर्डिंग दोनों लॉज थी, दोनों मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, एक बार पहले भी बना के दिखाए मैंने आपको, और मैं नाम लिखना भूल गई, कहीं आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ। जो भी मैंने ये आपको प्योर वाले टी टॉल और प्योर डॉर्फ वालों का जो भी आपको मैंने कॉम्बिनेशन करके दिखाया है, और जो भी जनरेशन्स फॉर्म हुई है F1 F2, ये सब कुछ, ये क्रॉस कैसा कहलाए, तो इस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो इसलिए बोलते हैं, मोनो मतलब सिंगल, यहाँ पे सिंगल ट्रेट को यूज़ करा गया है इसलिए मोनोहाइब्रिड। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने फटाफट से डाईहाइब्रिड कंप्लीट कर लेंगे, छोटा सा सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक है, और उसी डाईहाइब्रिड के अकॉर्डिंग ही थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको क्लियर कर लेंगे। टिल देन वीडियो को लाइक करो, अच्छी लगे शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके।